ये कहानी है गरीब ससुराल वालों ने दीपावली पर खाया अमीरों वाला खाना। शहर के कोने में एक छोटा सा घर था। टूटी फूटी दीवारें, छत से झड़ता पानी और अंदर बमुश्किल 2 कमरे। यहीं रहती थी सुनीता। सुनीता की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। सब कुछ ठीक नहीं था, परंतु पति की अचानक बीमारी और बेरोजगारी ने उसे और उसके ससुराल वालों को कर्ज और तंगहाली में धकेल दिया था। तेरी किस्मत भी मेरी किस्मत की तरह खराब है। रोज सुबह उठकर सारे घर का काम करो और फिर दूसरे लोगों के घर काम करो, तो भी 2 पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता। घर गृहस्थी चलाने के लिए ये सब तो करना ही होगा ना। और आपकी किस्मत कहाँ खराब है, आपने कहाँ संघर्ष किया। ये कहते हुए वो घर के काम करने लगी। सुनीता रोज सुबह उठकर घर का काम करती, फिर मोहल्ले में लोगों के घर बर्तन मांजने और झाड़ू पोछे का काम करने जाती। वहीं से घर का खर्चा चलता। उसके दिल में एक ही कसक थी, दिवाली। काश एक बार दिवाली पर मेरे पूरे घर वाले पेट भरकर अच्छे से खाना खा पाए, उनके लिए मैं मिठाई ला पाऊं। मिठाई के ख्वाब देखना छोड़, जहाँ बाकी औरतें नए कपड़े खरीदती है, घर सजाती है, मिठाइयाँ बनाती है, वहीं हमारे घर में तेल के दियों के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते हैं। हाँ वो तो है, पता नहीं बच्चे कभी नए कपड़े पहन पाएंगे या नहीं, हर बार वही पुराने कपड़े पहनते हैं। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार दिवाली आई तो सुनीता ने पुरानी साड़ी धोकर पहन ली। तभी उसकी ननद रेखा, जो शहर की पौश कॉलोनी में शादी करके अमीर घराने में रहती थी, वो उससे मिलने के लिए आ गई। अरे रेखा, तुम बहुत दिनों के बाद मायके आई हो, वो भी दिवाली पर। भाभी, आज मैं शाम को आप लोगों को न्योता देने आई हूँ। रेखा की बातें सुन सुनीता ने उसे गौर से देखा। वो गहनों से लदी थी, महंगा सूट पहने हुए, हाथों में मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे। भाभी, दिवाली की बधाई। देखो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा गिफ्ट लाई हूँ। अरे त्योहार में मायके से गिफ्ट जाता है ना बेटी, और तुम ससुराल में गिफ्ट भेज रही हो। नदिया आपके लिए नहीं, मेरी बकाऊ के लिए है। ये कहते हुए सुनीता ने डिब्बे पकड़े और देखा तो गिफ्ट में 500 रुपए और कुछ मिठाइयाँ थी। सुनीता ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार किया, पर दिल के अंदर गहरा दर्द था। वो जानती थी कि ये 500 रुपए भी उसके कर्ज में समा जाएंगे। भाभी, मैं घर की हालत समझ सकती हूँ, बच्चों का भी तो मन होगा ना दिवाली मनाने का। मन तो होता है, मगर क्या कर सकते हैं, बच्चों ने भी अब हालातों से समझौता करना सीख लिया है। भाभी, इस बार आप हमारे घर चलो, मेरे ससुराल में बहुत अच्छे से दिवाली मनाते हैं। साथ ही हमने कुछ मेहमानों को भी बुलाया है। पार्टी में रोशनी, पटाखे और खाने पीने की भी दुनिया, हर अलग तरीके की चीजें होंगी। बच्चों को बहुत मजा आएगा। सुनीता पहले तो झिझकी, और वो जानती थी कि उसके पुराने और फटे कपड़े देखकर सब लोग उसका मजाक बनाएंगे। दिवाली का त्योहार वो भी आपके घर में नहीं दीदी, आप अपने घर में क्या ही कहोगे। भाभी, मैंने आपके जीजा जी से बात की है, उन्हीं के कहने पर आपको मैं यहाँ बुलाने आई हूँ। ये कहते हुए वो सुनीता को समझाने लगी। अपनी ननद रेखा के समझाने पर वो अपने पति और बच्चों को लेकर अमीरों की कॉलोनी पहुँच गई। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, चारों ओर बिजली के झूमर, रंग बिरंगी लाइटें और फूलों की सजावट देखकर उनकी आंखें चौंधी आ गई। रेखा की सास ने उन्हें औपचारिक मुस्कान दी, पर निगाहों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अच्छा किया आ गई, बच्चों को मिठाई खिला देना। वैसे भी तुम तो लोगों के घर झाड़ू पोछा करती हो, तो भी मिठाई कहाँ से आएगी। अरे वो भी तो देते ही होंगे, खाती होगी, तुम्हारे यहाँ पकवान थोड़ी ना बनते होंगे। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी। उनकी कही हुई बात सुनीता की सास को बहुत बुरी लगी, मगर अपनी समधन को वो कुछ नहीं कह सकती थी। रात को जब सब लोग खाने बैठे तो मेज पर कई सारे पकवान सजाए गए थे। काजू कतली, रसमलाई, गुलाब जामुन, हलवा, दाल मखनी, शाही पनीर, छोले भटूरे, पुलाव और न जाने क्या क्या। सुनीता का बेटा रोहित और बेटी गुड़िया ऐसे पकवान बहुत दिनों बाद देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी सपनों की दुनिया में आ गए हो। बच्चा, धीरे खाना, ज्यादा लालच मत दिखाना। देखो, जल्दीबाजी में खाना खाओगे
तो कहीं पेट ना दुखने लगे। और नहीं तो क्या, तुमने कभी ऐसा खाना नहीं खाया होगा, क्या पता खाना हजम ही ना हो। पर बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। मिठाइयों की खुशबू ने उन्हें रोकना मुश्किल कर दिया था। सुनीता ने भी सालों बाद पहली बार इतना अच्छा खाना खाया। तभी वहां मौजूद कुछ मेहमान उन्हें देखकर हंसने लगे। अरे देखो देखो, गरीब लोग तो ऐसे खाते हैं जैसे कल कुछ मिलेगा ही नहीं। लगता है इनकी जिंदगी में कभी इतना अच्छा खाना कभी इन्होंने ना देखा होगा ना खाया होगा। हाँ, ये उनकी बहू के मायके वाले हैं। पहले तो बेचारों के पास पैसे थे, मगर अब उसका भाई बीमार रहता है ना, तो उसके पास पैसों की कमी हो गई है। अच्छा, रिश्तेदार है, वही तो मैं कहूँ इतनी अच्छी पार्टी में ये फटीचर लोग क्या कर रहे हैं। अब जैसे भी हैं ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे निभाना तो पड़ेगा ही। वो लोग बातें करते हुए हंसने लगे, मगर ये सुनते ही सुनीता का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे चुप होकर नीचे देखने लगे। रेखा ने तुरंत माहौल को संभालने की कोशिश की, पर वो बातें सुनीता के दिल को घर कर गई। हाँ, कभी हम भी दिवाली धूमधाम से मनाते थे, मगर जिसके पास लक्ष्मी ना हो उसे दिवाली नहीं मनानी चाहिए। सच है, हमने बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाया था, मगर हमने खाना हमारे रिश्तेदारों के साथ खाया था ना, तो दूसरों का क्या मतलब। ये कहते हुए सुनीता और उसकी सास चुपचाप अपने बच्चों के साथ घर आ गई। पूरे मोहल्ले में जहाँ रंगीन झालर लगी थी, उसके घर पर केवल दियों की रोशनी थी। वहीं दियों की रोशनी में बैठी सुनीता अपनी सास से बोली, अगर मेरे बच्चे आज इतने लालच से खा रहे हैं तो उसकी वजह मैं हूँ। मैं उन्हें कभी ऐसी सुख सुविधा नहीं दे पाई, पर क्या हमेशा हमें अमीरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा। यदि इंसान चाहे तो अपने हालात खुद बदल सकता है। उस रात उसने प्रण लिया कि वो अपने हालात बदल कर रहेगी। सुनीता ने अगले दिन से दुगना काम करना शुरू कर दिया। वो घर घर जाकर काम करती, रात को सुई धागे से कपड़े सिलती, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, शरीर थक कर चूर हो जाता, पर दिल में वही दिवाली की रात की घटना उसकी ऊर्जा बढ़ा देती। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक सिलाई मशीन खरीदी। शुरुआत उसने लोगों के कपड़ों पर फॉल, पीको और उधड़न सील कर की, मगर उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ सालों में सुनीता का धंधा चल निकला। अपना छोटा सा सिलाई सेंटर खोल दिया था, जहाँ पर उसके जैसी काफी महिलाएं सिलाई करती थी। अब उसके साथ साथ उन महिलाओं के घर में भी दिवाली पर रोशनी और नए पकवान आते थे। कुछ दिनों बाद सुनीता ने रेखा और उसकी सास को दिवाली पर अपने घर आने का निमंत्रण दिया। रेखा अपनी सास के साथ सुनीता के घर आई और उसने देखा कि अब सुनीता का घर भी जगमगा रहा है। अरे वो, आज तो तुम लोगों का घर भी जगमगा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली पर तुम्हारा ही घर रोशन हो रहा हो। अपनी सास की बातें सुन रेखा की आंखों में गर्व आ गया और वो मुस्कुराते हुए अपनी भाभी और बच्चों की तरफ देखने लगी। भाभी, आप सच में कमाल है। आपने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर दिखाया, अपने बच्चे का भविष्य बदल दिया। नैना जी, उस दिन आपके घर पर खाया हुआ खाना मेरे आत्मसम्मान को जगा गया था। अपमान ने मुझे ताकत दी। उस रात को सुनीता ने अपने बच्चों और पति को गले लगाया। आज सब कुछ तेरे पास है, फिर तू क्यों इतनी उदास है? आज मुझे समझ आया, असली दिवाली दियों से नहीं, आत्मसम्मान की रोशनी से होती है। और अमीरों का खाना खाकर नहीं, अपने हाथों से कमाए हुए निवाले खाकर आत्मा तृप्त होती है। उसके बच्चे मुस्कुराए। अब उन्हें मिठाइयों की ललक नहीं थी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें मेहनत का महत्व सिखा दिया था। गरीबी और अमीरी का अंतर केवल पैसों से नहीं होता, बल्कि सोच और आत्मसम्मान से होता है। सुनीता ने दिवाली पर अमीरों का खाना खाकर अपमान सहा, लेकिन उसी अपमान को प्रेरणा बनाकर उसने अपनी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए। ये कहानी है देर रात तक जागने वाली बहू को मिला जल्दी सोने वाला ससुराल। अरे टीना, रात के 2 बज गए हैं और तू अभी तक जाग रही है? माँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए जाग रही हूँ, बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी। रात को 2 बजे तक जागती है, फिर सुबह 11 बजे तक नहीं उठती। ससुराल में कैसे करेगी? अरे यार माँ, आधी रात को प्रवचन मत दो, थोड़ी देर से ये वेब सीरीज जैसे ही खत्म होगी सो जाऊंगी।
ये कहते हुए टीना मोबाइल पर वीडियो देखने लगी। अगले दिन सुबह 11 बजे तक टीना की नींद नहीं खुली। उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाकर उसे उठाने लगी। अरे कमरे में सो रही बेटी को जगा रही हो या पड़ोसियों को? एक बार कुंभकर्ण अपनी नींद से जाग सकता है, मगर ये लड़की नहीं। मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। बस कुछ दिनों की बात और है, इसकी शादी हो जाएगी, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। टीना की माँ उसकी इस आदत के कारण बहुत परेशान थी, मगर वो अपनी आदत में कोई सुधार लेकर नहीं आई। जल्दी ही उसकी शादी यश से हो गई। ससुराल में सब कुछ उसकी आदत के विपरीत था। सासू व लता जी जो रात को 9 बजे ही सो जाती थी, बाकी घर के लोग 10 बजे तक अपने अपने कमरे में चले जाते। यश, मुझे नींद नहीं आ रही है। कभी कभी नई जगह पर नींद नहीं आती, कोशिश करो नींद आ जाएगी। ये कहते हुए यश तो सो गया, मगर टीना की आंखों में नींद गायब थी। वो देर तक मोबाइल में वेब सीरीज देखती रही। रात के करीब 3 बजे वो सोई। सुबह यश तो 6 बजे उठकर वॉक करने के लिए चला गया, मगर टीना अभी भी सो रही थी। बहू के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो लता जी कमरे का दरवाजा बजाने लगे। यश, अरे यश, उठना, सुबह के 6 बज चुके हैं। आज तुझे वॉक पर नहीं जाना है क्या? अरे कब से दरवाजा बजा रही हूँ। बार बार दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर जैसे तैसे टीना की आंखें खुली और जाकर दरवाजा खोला तो सामने लता जी खड़ी थी। उन्हें देखकर टीना थोड़ी सी घबरा गई। उन्होंने देखा कि टीना अभी तक नहाई नहीं है। ये क्या बहू, तुम अभी तक नहाई नहीं? आज तुम्हारी पहली रसोई है। और यश कहाँ पर है? वो यश वो तो वॉक पर गए हैं, मैं बस अभी नहा कर आई। ये कहते हुए वो सीधा बाथरूम में चली गई। तब तक यश भी आ गया। अपनी माँ को नाराज देखकर वो बोलता है, क्या हुआ माँ, नाराज क्यों हो रही हो? ये बहू सुबह 7 बजे तक भी नहीं उठती, उसे अपने घर के नियम समझा देना। माँ अभी सब कुछ उसके लिए नया है, कल उसे देर रात तक नींद नहीं आई थी, इसीलिए उठने में देरी हो गई। कुछ दिन में उसकी आदत हो जाएगी। ये कहते हुए यश ने अपनी माँ का गुस्सा शांत कराया। कुछ दिन ऐसे ही बीते, मगर अभी भी टीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसे देर रात तक नींद नहीं आती। पूरा घर सो जाता और वो मोबाइल में वेब सीरीज देखती या कोई गेम खेलती रहती। फिर सुबह देर से उठती तो लता जी नाराज होती। खुद तो बिगड़ी हुई है, मेरे बेटे को भी बिगाड़ दिया। अब बेटा भी 8 बजे तक सोकर नहीं उठता है। अरे कुंभकर्ण के वंशजो, उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अपनी माँ की आवाज सुनकर यश तुरंत उठ गया, मगर टीना अभी भी सो रही थी। यश ने गुस्से में टीना को उठाया। यार टीना, तुम अपनी आदत सुधार लो, तुम्हारे कारण मेरा भी पूरा रूटीन खराब हो गया है। तुम देर रात तक मोबाइल में तेज आवाज में वेब सीरीज देखती हो, जिसके कारण मेरी भी नींद पूरी नहीं होती है और फिर सुबह नींद नहीं खुलती। क्या करूं, मुझे नींद नहीं आती है। यह समझ जाता है कि उसे इस बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। वो जल्दी से नहा धोकर ऑफिस के लिए रेडी हुआ और बिना ब्रेकफास्ट और लंच किए हुए वो ऑफिस के लिए निकल गया। जब टीना नहा कर आई तो नहाने के बाद भी उसे नींद आ रही थी, क्योंकि वो सुबह 5 बजे तक जाग रही थी और अब सुबह 8 बजे उसे उठा दिया था। उसकी इस हरकत पर लता जी को बहुत गुस्सा आया। यदि तुम समय पर नहीं उठ सकती तो कम से कम समय पर सो तो जाया करो, ताकि दूसरे की नींद भी पूरी हो सके। टीना को पता था कि उसकी गलती है। वो चुपचाप सुन रही थी, मगर फिर भी उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी सास ने उसे बहुत ही रूडली बात करी थी। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। लता ने उसे चुप कराने की भी कोशिश नहीं की कि दोपहर में जब सब लोगों के भोजन का टाइम हुआ, फिर भी उन्होंने टीना को नहीं बुलाया। टीना को भूख लगने लगी तो वो अपने कमरे से बाहर निकली। उसने देखा घर में कोई नहीं था। अरे, इस वक्त तो मम्मी जी टीवी सीरियल देखते हैं और पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दोनों ही नजर नहीं आ रहे। मम्मी जी मुझसे नाराज थी तो बिन बताए कहाँ चली गई। खुद से ही बातें करते हुए वो यश को फोन लगाने वाली थी कि उसे स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज आने लगी और वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगी। इस वक्त इस स्टोर रूम में कौन होगा और ये जोर से कौन रो रहा है? ये मम्मी जी बिना कहाँ चली गई? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते हुए वो स्टोर रूम में पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान हो गई। सारे अखबार फैले हुए थे, कुछ फोटो और कुछ खत भी थे। उन्हें देखते हुए लता जी सिसकियां ले रही थी। अरे आप यहाँ, मैं तो आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। और ये सब क्या है? क्या देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए? टीना की आवाज सुन और उसे देखकर सकपका गई। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे काम का नहीं है, जाओ यहाँ से।
ये कहते हुए वो गुस्से से उन्हें देखने लगी, मगर टीना को समझ आ गया था कि यहाँ ऐसा कुछ जरूरी है जिसके कारण लता जी परेशान हो रही हैं। वहाँ उनके मना करने के बावजूद उन सभी चीजों को वो देखने लगी। फोटोग्राफ किसी लड़की की थी जिसे टीना ने कभी नहीं देखा था। वो हैरानी से उन फोटोज को देख रही थी। तभी उसने एक पेपर कटिंग को उठाया। वो कुछ पढ़ पाती उससे पहले ही लता जी ने वो पेपर उसके हाथ से छीन लिया और उसे जाने के लिए कहा, मगर टीना नहीं गई और उसने वो पेपर उनके हाथ से दोबारा लेकर पढ़ने लगी। माँ, ये मालती कौन है और इसका इतना भयानक एक्सीडेंट कैसे हुआ? टीना का सवाल सुन पहले तो लता जी रोने लगी, फिर बोली, मालती मेरी बेटी का नाम है, यश की बड़ी बहन। यश की बड़ी बहन? मुझे तो पता था कि यश इकलौते लड़के हैं। नहीं, यश की बड़ी बहन थी मालती। तुम्हें जल्दी सोना और जल्दी उठना सब कुछ बहुत अजीब लगता है ना? पहले मुझे भी लगता था। हम लोग देर रात तक टीवी देखते थे और सुबह देर से उठते थे, मगर बच्चों के स्कूल थे तो उन्हें हर हाल में सुबह उठना ही पड़ता था। यश, मालती उठो, कब तक सोते रहोगे? मम्मी, रात को 2 बजे तक आपके साथ टीवी देखी थी, उसके बाद हमने लूडो भी खेला था। अब नींद नहीं खुल रही है, स्कूल तो जाना होगा। ये कहते हुए उन्होंने दोनों बच्चों को उठाया और स्कूल के लिए रेडी कर दिया। दोनों बच्चों की आंखों में नींद भरी हुई थी और ये रोज का था। बच्चे देर से सोते और सुबह जल्दी उठते, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। मालती बड़ी क्लास में थी तो उसे पढ़ाई करने में प्रेशर पड़ रहा था। क्लास में वो नींद की झोंके लेती, इस कारण से स्कूल में भी कई बार उसकी डांट पड़ती। तुम स्कूल पढ़ाई करने के लिए आती हो या सोने के लिए? कल अपने मम्मी पापा को बुला कर लेकर आना। घर का पूरा रूटीन अस्त व्यस्त था। लता डिप्रेशन में रहने लगी, उसके साथ साथ मालती भी डिप्रेशन में आ गई। ऐसे ही एक दिन वो नींद में साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही थी तो ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। उस दिन पूरा घर बिखर गया। जैसे तैसे सब कुछ दिनों के बाद लाइन पर आया तो लता जी ने नियम बना दिए कि अब इस घर में कोई देर तक नहीं जागेगा, सब समय पर सोएंगे और समय से जागेंगे। वो नियम आज तक चल रहा है। टीना, मुझे पता है तुम आजकल की जनरेशन देर रात तक जागने में यकीन करती हो, मगर हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने नियम बनाए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसलिए मैं तुम्हारे देर रात तक जागने पर गुस्सा होती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे, आप क्यों माफी मांग रही हैं? अब मुझे समझ आ गया है कि हमारी गलती है। मुझे आदत नहीं जल्दी सोने की, तो लेकिन मगर अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी सो जाऊं और सुबह जल्दी उठूं। कोशिश करूंगी कि यश के साथ वॉक पर भी जाऊं। लता जी ने भी उसे माफ कर दिया। तो गाइस, अब आप कब से जल्दी सोना और उठना शुरू करोगे? कमेंट करके जरूर बताना और स्टोरी कैसी लगी जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाकर कर दीजिए। हमारी नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए।